Good afternoon, doctors, friends. Good Well, afternoon, sir. yeah, गुड and आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। sorry Good for afternoon, late. sir. 18 मिनट्स हम लेट है बिकॉज मेरा इंटरनेशनल एक पेशेंट का कॉल चालू था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। सो सॉरी सर वीडियो नहीं दिख रहा। यस सर। ओके, सो टुडे हमारा 20 कंप्लीट हुआ था ना, फिनिश 20, चैप्टर नंबर 20। Yes, sir. Now today we will learn the chapter number 21, additional सर miasms. सर आप दिख नहीं रहे सर। मैं दिख नहीं रहा। नहीं सर, है वीडियो अच्छा है सर, चालू है। Okay, so मैं दिखना चाहिए सबको, लेकिन आप लोग मुझे एक भी कोई दिखता नहीं है ना। यस, सो एडिशनल मायाजम्स, तो ये आप लोगों को लगता है कि ये 3 मायाजम के अलावा भी एडिशनल मायाजम कुछ हो सकते हैं? सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, अगर ये 3 मायाजम, मेन 3 मायाजम लिए, तो इसके अलावा और कोई मायाजम हो सकते हैं क्या? तो अगर इसके अलावा कोई तीसरा चौथा मायाजम अगर हो सकता है, तो फिर हैनेमन ने उसे थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज में क्यों नहीं निकाला, क्यों नहीं लिखा, ऑर्गेनन में क्यों नहीं लिखा ना? तो जो हैनेमन ने 12 साल दिन रात मेहनत करके जो थ्योरी ऑफ मायाजम निकाला, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज निकाला, अगर हम कोई इसमें एडिशनल मायाजम ऐड कर देते हैं, तो वो आप सोचिए कि वो 12 साल की मेहनत उनकी पूरी पानी में चली जाएगी, गोज इन में। तो अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर हैनीमन क्या सोचेंगे? उनके मन को, उनके दिल को क्या लगेगा कि मैंने 12 साल ऐसे ही कमाए, है ना, वेस्ट कमाए। यस, सो देखते हैं एडिशनल मायाजम क्या है। देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई अबाउट ट्यूबरक्यूलर मायाजम। ट्यूबरक्यूलर मायाजम, कैंसरस मायाजम, मलेरियल मायाजम, टाइफॉइड मायाजम, डायरियल मायाजम, ऐसे बहुत से मायाजम्स लोगों ने डिजीज वाइज निकाले। यस, देयर कैन बी 2 possibilities. Hahnemann was right when he propagates that there can be only 3 miasms. The theory of miasms as defense confirms Hahnemann's observation. 12 साल के ऑब्जर्वेशन से ही कितनी मेहनत की होंगी डॉक्टर हैनेमन ने, कितने पेशेंट्स देखे होंगे, कितना टाइम उन्होंने पेशेंट को दिया होगा ऑब्जर्वेशन में, है ना, चेकअप में, हिस्ट्री में, फॉलोअप्स में, कितना टाइम अपने लाइफ का उन्होंने वेस्ट किया होगा ये थ्योरी ऑफ मायाजम्स फाइंड आउट करने के। So Hahnemann was wrong, and there are more miasms which Hahnemann did not think of in the first place. Could Hahnemann's fantastic foresightedness ever have missed to recognize common diseases like malaria, tuberculosis, typhoid, leprosy, etc., having original tendencies to cause diseases and stamping them as miasms? कोई भी डिजीज, हजारों डिजीज है, लाखों डिजीज है, फिर हर डिजीज का मायाजम हो सकता है? For any theory to be given credence, it requires to stand the test of time. To have its base
soundly placed on firm ground of science. जो theory of chronic disease, theory of miasm डॉक्टर हैनेमन ने लिखा है, 12 साल की मेहनत, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, learning from patients, investigations, experiments, ये सब बेस उस थ्योरी का है। किस तरह से उन्होंने एक एक माइजम के सिम्टम्स क्रॉनिक थ्योरी में लिखे हैं, किस तरह से ऑब्जर्व किए होंगे, किस तरह से अंडरस्टैंड किए होंगे, क्योंकि माइजम उनके लिए भी तो नया ही था। किस तरह से ये आइडिया उनके माइंड में आई, क्या बेस रहा होगा उनके थिंकिंग का। यस, सो इवन इफ इट इज अ hypothesis, the theory should reflect the holisticity of science, especially when it is a holistic science like homeopathy. Homeopathy is a holistic science. ये सिंपली ये सोचने के लिए भी इस तरह से सोचना कि होम्योपैथी होलिस्टिक है, मतलब क्या उनका नॉलेज रहा होगा, क्या उनका ब्रिलियंस रहा होगा, किस तरह से उनका इंटेलेक्ट काम करता होगा। किसी भी चीज की डिस्कवरी करना, उसे नाम देना, उसके हर चीज, उसके जो भी कंटेंट्स होते हैं उसे फाइंड आउट करना, कोई मजाक की बात नहीं, इसे साइंटिफिक टैलेंट ही चाहिए। This means it cannot be that the hypothesis is true only in mentals or only in physicals. और आज कुछ लोग ऐसे हैं होम्योपैथी में ही जो माइजम को कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, माइजम कुछ है ही नहीं बोलते, इट इज बकवास, इस तरह से बात करते। अरे भाई, जिस पर्सन ने 12 साल पूरे लाइफ होम्योपैथी को बनाने में गंवा दी, अगर इतना बड़ा साइंस हम अगर देखते हैं तो एक पर्सन ने निकाला, एक पर्सन के माइंड में आया और उसे पूरा इस्टेब्लिश किया। क्या वो उनकी खुद की पर्सनल लाइफ जिए होंगे, किस तरह से जिए होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें आए होंगे उनके लाइफ में। हम तो हमारा क्लिनिक का आवर्स अगर हम बाजू में रखते हैं कि भाई हम 8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, 6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, या फिर सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, इस 8 घंटे के अलावा, 8 आवर्स के अलावा अगर हम 2 घंटे कहीं स्पेंड कर देते तो घर पे फैमिली को 1000 सवाल के जवाब देने पड़ते हैं, कहाँ गए थे, क्या काम था, है ना। और हैनेमन साहब ने इतने आवर्स अपने लाइफ के, इतना पूरा लाइफ इसमें गंवा दिया, उन्होंने फेस नहीं किया होगा उनके फैमिली मेंबर्स को, है ना। मतलब क्या क्या टेंशन उनको भी, वो भी तो पर्सन ही थे, उनको भी तो वाइफ थी, बच्चे थे, घर था, माँ बाप थे, सब था। उन अपने साथ जो प्रॉब्लम्स रहते वही प्रॉब्लम उनके साथ भी रहते होंगे, फिर भी उन्होंने इतना कंसंट्रेशन से इतना अच्छा होलिस्टिक डायनेमिक साइंस लिखा। और आज हम अपने हिसाब से उसे देखते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं कि नहीं ये थ्योरी बकवास है, ओनली मटेरिया मेडिका देख के प्रैक्टिस करते हैं। इज इट राइट? क्या हम सही में होम्योपैथी के साथ जस्टिस कर रहे हैं, एनिमल के साथ जस्टिस कर रहे हैं? नो। हमारे मन में आया, हमारे दिल में आया, उस तरीके से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना।
आज के फैंसीज को देख के हम फैंसी टाइप माइजम्स बना रहे हैं। Yes. तो थोड़ा सोचना चाहिए कि इतना ग्रेट साइंस जिसकी वजह से हम इतना हमारा नाम कमा रहे, पैसा कमा रहे, है ना, पेशेंट को रिजल्ट दे रहे, तो इस साइंस को बकवास बोल के नहीं, इसे ऑलवेज ग्रेटफुल होना चाहिए। डॉक्टर हैनीमन को ग्रेटफुल होना चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत करके इतने अपनी लाइफ इस साइंस को डिस्कवर करने में गंवा दी। यस, तो सैल्यूट है उस ग्रेट पर्सन को, उस साइंटिस्ट को। हमने कितना भी चाहा तो उनके वो लाइफ के पल, हम वो टाइम हम वापस ला के नहीं दे सकते। Yes. तो इसके लिए एक ही पर्याय है, जो उन्होंने दिया उसे रिस्पेक्ट करो, उसे ग्रेटफुल हो जाओ। So the theory concerned should make a given science easy rather than creating confusion in the already complex science which has been misunderstood. तो जो भी लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से थेरीज बनाते हैं, दिस इज मिसअंडरस्टूडनेस ऑफ होम्योपैथी। ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो जैसे ट्यूबरक्यूलर माइजम बोलते, इट इज नॉट अ ट्यूबरक्यूलर माइजम, इट इज ट्यूबरक्यूलर डायथेसिस, और डायथेसिस को माइजम बना दिया। I am audible or not? यस सर। यस सर। ऑडिबल है सर, लेकिन वीडियो फ्लिकरिंग बहुत ज्यादा हो रहा है सर। हाँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ। 2 बार किया मैंने, लेकिन जी सर। थोड़ा हुआ था अच्छा, अभी वापस वैसे ही हो रहा है। जी जी, बीच में अच्छा था सर, आज ही हो रहा है। पता नहीं कुछ वोल्टेज का वगैरह प्रॉब्लम है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। Okay. So it should be able to explain all unexplained feature of homeopathy. There are only 3 miasms, only and only 3 miasms. Hahnemann states that miasm is at the root of all diseases. This is reiterated and confirmed by the modern science. If miasm is understood as defense of organism, the modern pathology confirms that all the disease pathology has its base on defensive response to stimulus by the cell. Yes, तो ये उस स्टिम्युलस ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, इनके लिए जो भी फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट, नेचुरल एजेंट्स, है ना, हार्मोनल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, जो भी अटैक करेंगे बॉडी पे, उस पे जो भी बॉडी रिस्पॉन्स देगी उस स्टिमुलस के अगेंस्ट, द डिफेंसिव रिस्पॉन्सेस आर देयर एंड ओनली देयर. Yes. And these responses are of 3 types, which confirm with Hahnemann's own idea of having only 3 origin of diseases. तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है. तो फर्स्ट रिस्पॉन्स इज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, द सेकंड इज पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजी में फिर कंस्ट्रक्टिव एंड द डिस्ट्रक्टिव. यस, सो बिसाइड्स द पैथोलॉजी ऑफ डिजीजेस mentioned by Hahnemann, such as each, Figwort and Shankar, again matches with the 3 basic defenses of cell which gives rise to physiological defense, constructive defense and destructive defense. All the mental attitudes mentioned by Hahnemann and his followers match with the mentals deduced from the above defense on mental plane. The theory of 3 miasms has thus stood the test of time for 200 years. Thus, the number of miasm being 3 is matched and explained with the help of modern researches and hence has a firm ground of science.
The theory of three types of reflected at the physical. 1 minute. At the physical sphere, mental sphere, and disease pathology sphere, thus this theory of origin of diseases conform to the holistic approach of homeopathic science. Yes. After this explanation of miasm being defense mechanism, the relationship between the disease pathology and behavior of person becomes very obvious, as already described in the previous chapters. So miasm, it is nothing but the defense of our body. It is the reaction of our body against the stimulus, organisms, and the injurious agents. So, how the mental attributes of सोरा? तो हम अगर इस तरह से सोचते हैं, हैनिमन के थ्योरी पे बिलीव करते हैं कि माइजम्स आर द डिफेंसेस, तो आप सोचिए जो डिजीज पर से माइजम निकल रहे हैं, मलेरिया, कैंसरस, ट्यूबरकुलर, तो इसमें कौन सा डिफेंस हुआ, क्या थ्योरी, कौन सा बेस हुआ, किस बेस के हिसाब से कह रहे हैं कि ये इस टाइप के माइजम्स. How the mental attributes of SORA, that of irritability and sensitivity, compares favorably with inflammatory pathology in the physical aspect of SORA. कहाँ SORA, कहाँ inflammation, कहाँ physiology, किस बेस पे नाम दे रहे माइजम, है ना, ट्यूबरकुलर माइजम, कैंसरस माइजम और डायरियल, मलेरियल, किस बेस पे, क्या पैथोलॉजी, क्या थिंकिंग है उसके पीछे, क्या लॉजिक है, कुछ भी नहीं. Yes. So hiding and multiplying attributes of psychosis mind compares favorably with hidden disease and growth pathologies at the physical level. Yes. The destructive and perverted mentality of syphilis compares favorably with destructive and distorted pathology of syphilis. कितना साइंटिफिक बेस दिया है डॉक्टर हैनिमन ने कि what is SORA, what is psychosis, what is syphilis, है ना. तो SORA क्यों, psychosis क्यों और syphilis क्यों. SORA, that means because of physiology disturbances, disturbance in the equilibrium, normalcy of the body, that causes inflammation. Psychosis, that is the constructive defense, any accumulation, growth, construction is psychosis. And the syphilis, that is only and only the destruction, distortion or perversion. तो जहां कहां ये signs मिलेंगे, that is the syphilitic. And it start from the Shankar. Yes. So tuberculosis of lung is a disease which at pathological level expresses in 3 different stages. देखो, tuberculosis, it is the disease. It is never become a miasm, because tubercular disease pathology having 3 process. वो tuberculosis भी 3 प्रोसेस से जाता है, तो वहां पे कहाँ ट्यूबरकुलर माइजम होगा, और वो 3 प्रोसेस कौन से. तो फर्स्ट इज इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स टिश्यू, देन एक्यूमुलेशन, कंसोलिडेशन, एंड थर्ड इज अल्सरेशन और कैविटी फॉर्मेशन. सो फर्स्ट इन्फ्लामेशन, दैट इज SORA. accumulation or consolidation is psychosis, and third, cavitation or ulceration is syphilis. So pathology, which at the pathological level expresses in 3 different stages: inflammation of the pleura or pleuritis of lungs at the onset of infection with tubercular bacilli. जैसे tuberculous bacillus एंट्री करेंगे लंग्स में, वहां पे इन्फ्लामेशन होगा, क्योंकि वहां की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, फंक्शन लॉस होगा सेल्स का,
and causes the inflammation. So tubercle formation in the lungs or cavity in the lungs. Yes, tubercle formation, that is psychosis, cavity is syphilis. So this shows that the defense mechanism is physiological and therefore soric in the stage. Soric in the stage in first stage. Second stage, that is defense mechanism, changes to constructive, that is tubercle formation, defense giving rise to tubercles, therefore is psychosis. And the third stage, that is the cavitation or destruction pathology, prevails to give rise to cavitation, ulceration, showing that defense mechanism is destructive or syphilitic. So tuberculosis is a disease and it having three types of defense modes in the lungs. Thus, tuberculosis involves all these three defense mechanisms and hence is a product of mixture of all three miasms. That why tubercular disease is a triamiasmatic disease, psoriasis, psychosis and syphilis. Hence, so-called tubercular miasm is pseudo-psychosyphilitic miasm. This condition can be more or less termed as tubercular diathesis rather than tubercular miasm, which is misnomer. It is purely misunderstanding of that author. So, इसी तरह से कैंसर का है. कैंसर miasm हो ही नहीं सकता. The same is the cancer. Cancer itself invariably starts with irritation, inflammation at the tissue level, proceeds into induration, construction phase or growth phase, and terminates into ulceration, last stage. Or we can say it is a metastasis also, or ulceration formation. So cancer may be same process हो रही है, inflammation, construction and last में destruction. So कैंसर माइजम हो ही नहीं सकता क्योंकि उस डिजीज में भी तीनों प्रोसेसेस हो रही है. दैट्स व्हाई इट इज सोरा साइकोसिस सिफिलिटिक डिजीज. कैंसर itself is a triamiasmatic disease. Psora, psychosis, syphilis, all three defenses are followed in cancer. That's why cancer miasm, it is never become a miasm. It is a disease. Though cancer is due to genetic mutation, the pathology when expressed upon the body follows these three defenses mechanism, making it again a mixture of three miasms, namely psora, psychosis and syphilis. Yes, so it is also a cancer is also a tubercular diathesis. Yes, so इस तरह से इन तीन माइजम के अलावा चौथा माइजम हो ही नहीं सकता. राइट? अगर कोई कहता है कि इसके अलावा भी कोई माइजम है तो उन्होंने उसे प्रूव करके देना तो हम भी मान लेंगे. यस, सो दिस इज द, जो लोग फैंसी माइजम बना रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा चैप्टर है, एडिशनल माइजम्स. और जो लोग अपने हिसाब से माइजम की थ्योरी बनाते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा चैप्टर डॉक्टर विजयकर सर ने अपने बुक में लिखा है. सो डॉक्टर विजयकर सर को भी बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने इस चैप्टर को इस बुक में ऐड किया. इस बहुत ही एक्सलेंट चैप्टर सर ने लिखा है. इस पर से क्लियर हो जाता है कि ओनली एंड ओनली थ्री माइजम्स की बेस पे ही होम्योपैथी टिकी है. यस, सो तो हम आज यहीं रुकते हैं. कल हम चैप्टर 22 लेंगे, बिहेवियर पैटर्न ऑफ ऑल थ्री माइजम. बिहेवियर पैटर्न,
किस तरह से पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न होता है मायाजम का, है ना। सोरा किस तरह से बिहेव करेगा, साइकोसिस किस तरह से बिहेव करेगा, और सिफिलिस किस तरह से। तो हमने ये एक जनरल आइडिया तो हमें आ ही गई कि सोरा में क्या चेंजेस होते हैं, किस तरह से बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होता है ना, कि इन्फ्लामेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोरा, कंस्ट्रक्शन इज द साइकोसिस एंड डिस्ट्रक्शन इज द सिफिलिस। तो जिस तरह से इन्फ्लामेटरी चेंजेस बॉडी में होते हैं ना, कैलोर, डोलोर, पेन, इरिटेशन, एंजाइटी, फियर, टिमिडिटी, एंटिसिपेशन, these are the behavioral pattern of सोरा। साइकोसिस में ग्रोथ, ट्यूमर, सिस्ट, कंस्ट्रक्शन, है ना, एक्यूमुलेशन। माइंड भी उसी तरह से फिर बनता है, जैसे कि माइजर, टिमिडिटी, फियर, awareness. So this is psychosis, and syphilis में destruction. So rage or anger, violent, perversion in thoughts also. So इस तरह से behavioral pattern रहेंगे माइजम के। तो ये हम कल डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से सोरा में behavioral pattern होता है, साइकोस में होता है, सिफिलिस में। ओके, सो आज के इस चैप्टर पे अगर किसी को कुछ पूछना है, बताना है, तो बोल सकते हैं। सो हु वुड लाइक टू शेयर योर नॉलेज हियर? यस, यस, एनीबडी who like to share? राम टेकी, डॉक्टर राम टेकी, बोलिए। सर एक पर्सनल विचारायचं आहे. यस, सर माझा मुलगा 4 वर्षाचा आहे. हॅलो सर, आवाज येत आहे? हा, येत आहे. सर त्याला नाही का 2-3 दिवस झाले बॉइल्स आले आहे. तर या केस म्हणजे काय करायला पाहिजे? मेडिसिन द्यायला पाहिजे की वेट अँड वॉच? स्टार्टिंग कुठून झाली बॉईलची? त्याला सर 4 वर आलाय. फर्स्ट, हो हो. देन एकच आहे सर. एकच आहे, सिंपल. हो हो तुमच्या जवळ असेल तर दाखवा कॅमेरामध्ये. हो सर आहे. त्रिगुण इकडे इकडे इकडे. सर हे इथे आहे. इयर्स मध्ये आहे, कानाच्या वरती आहे सर. कर्णाच्या. ओके, यस. आणि तोंड पण आलेलं आहे. बस्ट झाला नाही ना अजून? नाही सर, नाही सर. ओके, लेफ्ट साइड आहे. हा लेफ्ट साइड आहे. लेफ्ट साइड एंगर ऑन मदर, सप्रेस, अच्छा ठीक आहे सर. है ना. तर मग काय करायला पाहिजे सध्या? मला मेडिसिन? विचारा काय अँगर सप्रेस केला त्याने मदरच्या बाबतीत. मदर सिस्टर पण असू शकते. अच्छा ठीक. तर ते काढा पॉझिटिव्ह फॅक्टर. अच्छा. एक्साइटिंग फॅक्टर आहे तिथे, ते फॅक्टर काढा. बाकी सर त्याला फीवर वगैरे काहीच नाही आहे. हम्म, व्यवस्थित आहे तो. फक्त हात नाही लावू देत आहे. पेन होत असेल तिथे, कारण बॉईल आहे ना ते. हो सर. तर तुम्ही देऊ शकता मेडिसिन, डोस देऊ शकता. फक्त प्रॉपर फाइंड आउट करा एलिमेंट्स फ्रॉम अँगर सप्रेस. नंतर त्याची काय रिॲक्शन होती, डिस्पोजिशन काय त्याच्यात ते बघा. लेफ्ट साइड हेड. सर लहान मुलगा काय सांगणार त्याच्यामध्ये? किती वर्षाचा आहे? तर माझा मुलगा आता 4 वर्षाचा होणार पुढच्या महिन्यात. तो इझिली सांगू शकेल. रिॲक्शन कशी सांगणार तो कसं वाटलं म्हणून? रिॲक्शन तर ऑब्झर्वेशन वरून निघते ना. ठीक आहे, ऑब्झर्वेशन. तुम्ही जर अँगर सप्रेशन म्हटलं, पण त्या रागामध्ये काय वाटलं हे कसं सांगेल तो? नाही नाही नाही,
रिॲक्शन म्हणजे काय, काय वाटलं म्हणजे ती रिॲक्शन नाही झाली. जेव्हा त्याला राग आला, सपोज एखाद्या वेळेस मम्मीने रागावलं असेल किंवा काही करू नसेल दिलं किंवा काही दिलं नसेल त्याला जे पाहिजे, तेव्हा त्याला तो राग आला असेल. तो राग त्यांनी सप्रेस केला आणि जेव्हा मदरला हे कळलं की याला राग आला, तर त्यांनी काय केलं हे मदरच सांगू शकेल. ओके. त्यांनी काहीच नसेल केलं, जाऊन बसला असेल किंवा बोलला नसेल किंवा जेवला नसेल, है ना, दॅट मीन्स अँगर सप्रेस. दिस इज ऑल्सो अ रिॲक्शन. ओके सर. येस. किंवा तर मग आता किंवा एखादं चाइल्ड असेल ते त्याला नाही दिल्याबरोबर हातपाय पटकणार, काही हातात असेल ते फेकून देणार. दिस इज अँगर टेम्पर टँट्रम. ही पण रिॲक्शन झाली. ओके. पण ह्या गोष्टी कशा आपल्या ऑब्झर्वेशन मधनं निघणार. राईट राईट. त्याचं सर मग बेसिक रिएक्शन ते टेम्पर टँट्रम आहे सर. म्हणजे ऍक्च्युली शिरीष मुलगा जवळचाच आहे, पण नाही का टेम्पर टँट्रम मोस्ट ऑफ टाइम असते. यावेळेस काय रिएक्शन हु इज टॉकिंग? त्याचं नाही माहित. हॅलो. हा जे आहेत ना त्यांचा मुलगा जो आहे ना, मी कारण माझ्याकडे ते घेऊन येतात, हा तर तेव्हा ते मोस्ट ऑफ टाइम त्याचे बघितले तर त्याचे रिॲक्शन जे असतात ना टेम्पर टँट्रमच असतं. काही फेकून मारेल, पप्पालाच मारेल किंवा काही असं नाही का, असं असतं. तर यावेळेस ते बघावं लागेल. यावेळेला का नव्हती, का अँगर सप्रेस झाला, बरोबर आहे. है ना. येस. सर मग आता थोडा बॉयल्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है एंगर सप्रेस, एब्सेस का कॉन्फ्लिक्ट होता है एंगर सप्रेस. और बेसिकली जो एब्सेस होता है, पहले सिंपल से बॉयल आएगा, उसके बाद वहां का पार्ट पूरा सराउंडिंग पार्ट रेड हो जाएगा, फिर वो हार्ड बनता है, फिर कुछ दिन बाद वो बर्स्ट होके फिर बहुत बड़ा ऐसा छेद बनता है, दैट इज एब्सेस. और उसका पार्ट होता है हिडन, है ना. सिंपली बॉयल आता है लेकिन अंदर से वो कितना बड़ा होता है, दैट इज हिडन, दैट इज साइकोसिस. तो इसके पीछे एंगर सप्रेस रीजन होता है. लेकिन सिंपल बॉयल है जो ऊपर आ गया पट से और उतना ही है, दिस इज एंगर ओनली, इरिटेबिलिटी एंड एंगर. यस. सर रुब्रिक वगैरे कसे घेणार, म्हणजे काय घेणार मग त्याच्यात? येस, एंगर, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, त्यामध्ये एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस. सर सेम बॉयल बटक रीजन में आती है तो उसमें क्या ले सकते हैं? क्या क्या सेम बॉइल्स कॉमनली बच्चों में बटक रीजन में आती है, हाँ, तो उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट रहता है, समझो यही रहेगा क्या? द कंसेप्ट इज सेम, खाली पार्ट पे हम कभी ले सकते कभी नहीं ले सकते. अभी हेड है इसलिए हेड पर्सन से रिलेटेड होगा, लेफ्ट साइड है इसलिए मदर से रिलेटेड होगा. लेकिन बटक पर्स अगर है तो आप वहाँ पे इंटीग्रिटी वगैरह आप यूज कर सकते हैं, लेकिन साइड आपको देखना पड़ेगा फिर कौन से साइड से हैं. और मोस्टली बहुत बार ये वहीं पे होता है बटक रीजन में, है ना. हाँ. बहुत बार ऐसा ही होता है. तो उसके लिए सिंपली एक ही है कि एंगर सप्रेस, जो मेन थीम है उसे मत बोलो, एंगर सप्रेस. लेकिन फिर आपको निकालना पड़ेगा कि इन मतलब 8 दिन, बिफोर 8 डेज, बिफोर 15 डेज किस पे गुस्सा आया, क्या था, कैसे सप्रेस किया, ये सब अगर पूछेंगे तो 100% आपको वहां पे मिल ही जाएगा पॉजिटिव फैक्टर. ओके, थैंक यू. यस. तो मेन थीम उसमें की यही है कि एंगर सप्रेस. और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ मेडिसिन दिए और उसके बाद पेशेंट को बॉइल्स आए. अब इसका क्या रीजन है? ऐसे आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि मेडिसिन दिए Yes, और sir. मेडिसिन Yes, देने sir. के बाद पेशेंट को बॉइल्स आते हैं. रॉन्ग मेडिसिन. यस. नहीं, प्राइमरी रिएक्शन भी हो सकता है ना मेडिसिन का? नो, इट इज श्योर शॉट द रॉन्ग मेडिसिन. ओके सर. पार्शियल सिमिलिमम और रॉन्ग मेडिसिन.
सो प्लीज ऐसे केसेस में वापस से रीटेक करना और प्रॉपर मेडिसिन निकालना। सर अभी फिर 2 दिन रुकूं क्या कि क्योंकि ये तो अभी सोरिक है ना सर, हाँ, अभी बॉइल्स अगर यानी उसके सोरिक। एक्टिविटी में अगर कोई चेंज नहीं है तो वेट एंड वॉच। सर कोई चेंजेस नहीं है, एकदम बढ़िया है सर, बस वेट एंड बिल्कुल वॉच है। करो। वेट एंड वॉच करो ना सर। यस, अगर उसका एब्सेस बनता है तो यू कैन थिंक अबाउट मेडिसिन। और सर कभी कभी कुछ खाने के बाद बॉइल्स आते हैं, जैसे मतलब इमली या मैंगो वगैरह, जैसे अभी रॉ मैंगो है वो खाने के बाद भी कुछ कभी कभी चेहरे पे या स्किन पे बॉइल्स आते हैं, तो उसमें इसके लिए कुछ नहीं करना है। वो पार्ट ओके। मतलब वो पार्ट सेंसिटिव है और उस ऑयल को वो पर्टिकुलरली उस ऑयल को सेंसिटिव है, इसलिए वो स्किन की रिएक्शन वहां पे आई है, वो आना ही है क्योंकि वहां पे स्किन इरिटेट हो गई उसकी वजह से। तो इट इज, यस, ऐसे केस में कुछ नहीं करना है, ओनली गिव द एसएल। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर ऑक्सीपुट रीजन पे रहेगा तो क्या ऑसिप्यूट है ना? उसका? यस, हाँ सर, ऑक्सीपुट। बेसिकली ऑसिप्यूट इट इज फॉर सोसाइटी और मॉरल्स। यस, तो ओके सर। इस से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, कहीं मॉरल्स की वजह से कोई एंगर हुआ। Yes. किसी और के मॉरल्स की वजह से एंगर हुआ। किसी ने कुछ बोला मतलब किसी और के वजह से? हाँ हाँ, मतलब अदर देन फैमिली, सोसाइटी। सोसाइटी। हाँ। यस, और हॅलो सर. हाँ, हा, मी डॉक्टर प्रियांका. ऍक्च्युली मला विचारायचं, आवाज येतोय? नाव काय म्हटलं? डॉक्टर प्रियांका. प्रियंका, यस मैम, बोलिए। हाँ, तर एक्चुअली पीसीओडी केसेस में हम लोग मेडिसिन देने के बाद कितना टाइम वेट करना चाहिए फॉर द मेंसेस टू अपीयर? वेट फॉर पीसीओडी केसेस अगर है, पीसीओडी का केस है, तो अगर 5 मंथ्स अमेनोरिया है या 6 मंथ्स अमेनोरिया है, तो मेडिसिन देने के बाद कितना टाइम वी शुड वेट, और किस दूसरा किस कोई भी चीज के लिए सिम्टम्स वेट ही करना नहीं है? अगर वेट फॉर द किस? मेंसेस अपीयर होने के लिए? यस, अगर आपकी मेडिसिन परफेक्ट है, राइट सिमिलिमम है, तो विद इन 8 डेज उसे मेंसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। ओके. और अगर वो पार्शियल सिमिलिमम है तो वो फर्स्ट टाइम आएंगे, नेक्स्ट टाइम वापस उसी तरह से चार्ट दे देंगे। ओके. हाँ, तो इसीलिए फर्स्ट टाइम आए रेगुलर रहे, या फिर दो सेकंड टाइम भी आए बाद में वापस वैसे ही होगा, तो समझ लेना कि मेडिसिन पार्शियल सिमिलिमम है। और मेंसेस आए ही नहीं तो रॉन्ग मेडिसिन है। और मेंसेस अगर आपकी मेडिसिन राइट है तो विद इन अ सेकंड उसकी एक्शन शुरू हो जाएंगी, विद इन 8 डेज उसको मेंसेस अपीयर हो जाएंगे। ओके. यस, ओके, थैंक यू. लेकिन कुछ पीसीओडी केसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि वहां पे हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत होता है और उसे रेगुलेट होने के लिए थोड़ा वक्त लेगा, तो थोड़ा सा वेट भी करना चाहिए। विद इन मतलब अप टू 1 मंथ एटलीस्ट वेट करना चाहिए, मेडिसिन चेंज नहीं करना। फिर बाकी जनरल पैरामीटर्स आप देखते रहिए, अगर वो इम्प्रूव हो रहा है तो इट विल डेफिनेटली अपीयर विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ। ओके. क्योंकि बहुत से ओबेस गर्ल्स में ये प्रॉब्लम होता है, यस. वहां थोड़ा टाइम लगता है। ओके. थैंक यू सर. सर
पीसीओडी में हायर पोटेंसी देना पड़ता है? लोअर पोटेंसी 30 30, 200 नहीं? नहीं, 30 ओनली. सर पीसीओडी मध्ये कॉन्फ्लिक्ट काय यायचा? PCOD fear, insecurity, timidity about important things. जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होते हैं, जैसे कि मदर के लिए बच्चा है ना, सिस्टर के लिए छोटा भाई, या फिर घर में पेट्स है, जो जिसे आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए वो चीज कीमती है. यस, अंडरस्टैंड? बहुत बार बॉयल्स धूप काले में जैसे समर सीजन में आते हैं, तो सर उसमें भी यस, अभी अनम्यूट करके बोलिए. सर लेफ्ट साइड बहुत बार समर सीजन में बॉयल्स आते हैं पेशेंट में. एक जन बोलिए, कोई भी. यस मैम, बहुत बोलिए. बार पेशेंट बहुत बार पेशेंट को समर सीजन में ही बॉयल होते हैं. हाँ, इट इज बिकॉज ऑफ हीट, है ना. तो बॉइल्स होते हैं, नहीं तो फिर सिंपल रैश आता है बॉडी पे. तो बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ सन हीट, बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर, बिकॉज ऑफ या फिर सेंसिटिव टू हॉट सीजन, हॉट क्लाइमेट, या ऐसे रूब्रिक्स ले सकते हैं आप उसमें. लेकिन अगर वो सिंपल है तो कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मेशन वहां पे है, तो फिर आप मेडिसिन दीजिए. ओके. क्योंकि बहुत से डिजीज, डॉक्टर हैनेमन ने भी कहा कि बहुत से डिजीज आपके डाइट पर भी डिपेंड होते हैं. डाइट अगर आप इम्प्रूव कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, वहां मेडिसिन की जरूरत नहीं है. सर लेफ्ट साइड पीसीओडी. सर लेफ्ट साइड पीसीओडी. लेफ्ट साइडेड पीसीओडी रिलेटेड टू जो भी छोटे भाई बहन है उससे, पेट्स है, होम है, घर है. आपका राइट साइड सर. आप मस्के, डॉक्टर मस्के, आपके यहाँ से आवाज आता है बहुत. माइक का आवाज है, माइक का. मैक्सिमम बंद ही रहता है मेरा. राइट साइड. डॉक्टर मस्के, तुमच्या मोबाईलमध्ये कदाचित काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, किंवा तुम्ही 2 ठिकाणी लॉग इन केलेला आहे. सर बरेच पेशंट, म्हणजे 1-2 पेशंट आहे, त्यांना समर सीजन मध्ये हातामध्ये क्रॅक्स येतात, हात आणि पायामध्ये. तर त्याचा कॉन्फ्लिक्ट किंवा कसं हा करायचं? प्रॉब्लेम खूप कॉमन आहे. मोस्टली जो यंग बॉयज होते हैं, गर्ल्स होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, कई बार उनके पाम्स पे पिलिंग ऑफ स्किन होती है, क्रैक्स आते हैं, इचिंग होता है, सिंपल बॉइल्स आते हैं, सिंपल. दिस इज मोस्टली ऑकर इन समर ओनली. तो ये ऐसे पेशेंट को अगर आप डाइट इम्प्रूव करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि लेमन जूस बार बार लीजिए, या फिर जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं वो खाइए, तो वो प्रॉब्लम निकल जाता है, उसे मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है. डीप क्रैक्स रहते सर हाथ और पैरों में, और हर समर सीजन में होते हैं, या फिर एक दो पेशेंट है जिनको विंटर में भी होते हैं. हाँ, मैंने तो काफी पेशेंट ऐसे वैसे. अगर वो केराटाइटिस है तो उसके लिए तो बहुत अच्छे मेडिसिन है. समर के आप स्पेशली ले सकते हैं कि एलिमेंट्स फ्रॉम
और aggravated in summer, dry weather, इस टाइप के रूब्रिक लेके और कुछ डिस्पोजिशंस डाल के उनके मेडिसिन आएंगे। मोस्टली ऐसे केसेस सर हाँ, एक पेशेंट को जैसे ग्राफाइटिस से इम्प्रूव हुआ, लेकिन वो सेकंड समर में फिर से म्हणजे वही कंप्लेंट लेके आए। तो ग्राफाइटिस थी नहीं उसकी। ऐसे पेशेंट को क्रोटॉन टिक में जाएंगे, नाइट्रम्स में जाएंगे, ग्लोनाइन जैसे मेडिसिन जो समर एग्रेवेशन है जिन मेडिसिन में, उसमें से ही मेडिसिन रहेंगे उनकी। ओके। ओके, और कोई क्वेश्चन? सर एक सांगायचं होतं की याला लेफ्ट जे आता दाखवलं बॉइल्स, पण त्याच्या खाली आहे ना मॅन्डिब्युलर रिजन मध्ये एक गाठ आली आहे, लिम्फ नोड्स वाढले, इन्क्रीज होईलच तिथला, हा इन्फेक्शन असल्यामुळे ते इट इज कॉमन, आणि तो रिस्पॉन्स आहे बॉडीचा, डिफेन्स मेकॅनिझम आहे। तिथे जे काही बॅक्टेरियाज असतील ते एनगल्फ होत आहेत, राईट, लिम्फॅटिक सिस्टीम मध्ये। तर इट इज कॉमन, दॅट मीन्स बॉडी इज इन ऍक्शन, है ना, बॉडी स्वतःच डिफेन्स करत आहे। तर त्याच्या जनरॅलिटीज मध्ये, त्याच्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये जर काही चेंज असेल तर मेडिसिन द्या, अदरवाइज वेट अँड वॉच। सर मग तो बस झाल्यावर त्याला फक्त सिंपल, म्हणजे समजा बस जर झाला त्याला फक्त सिंपल याच्यानी साफ करून घ्यायचं, नॉर्मल स्टेराइल वॉटरनी साफ करून कोकोनट ऑइल अप्लाय करा, बस ओके होऊन जाईल। त्याला विटॅमिन सी कंटेंट जे काही फूड असेल ते द्या बरोबर। ओके सर, थँक्यू सर। सायकोटिक डिसीज मध्ये सोरिक सिम्पटम रुब्रिक घेऊन मेडिसिन द्यायचंय का, सायकोटिक रुब्रिक पण द्यायचं? फर्स्ट फाइंड आउट द सिपिलिटी ऍट मेंटल लेवल और सायकोटिक डिसीज। अच्छा, आणि सोरिक जर समजा आजार असेल तर मग सोरिकच फक्त? सोरा तुम्हाला मॅच करायचा आहे, आधी तुम्ही सिपिलिटिक सिम्पटम बघा, आणि जे काही सायकोटिक एखादं प्रॉमिनंट असेल त्यांच्यामध्ये ते घ्या आणि सोरा मॅच करा। जी मेडिसिन काल लास्ट लेक्चरला आपण बघितलं ना की काही मेडिसिन सोरो सायकोटिक असतात, काही सोरो सिपिलिटिक असतात, तर अशा किंवा काही मेडिसिन सोरो सायकोसिपिलिटिक असतात, तर अशा मेडिसिन्स ज्यांचा सोरा हा सिपिलिटिक मध्ये गेल्यानंतर कसा असतो किंवा सायकोटिक मध्ये गेल्यानंतर असतो, किंवा जर पेशंटच सायकोटिक किंवा सिपिलिटिक मायाझमचा आला असेल आणि त्या मेडिसिनचा सोरा कसा आहे तो त्या पेशंटच्या सोराशी मॅच होत असेल तर ती मेडिसिन कॉन्स्टिट्युशनल। जसं पीसीओडी हा तर सायकोटिक डिसीज आहे, तर मग त्याच्यामध्ये आपल्याला सिपिलिटिक फाइंड आउट करावं लागेल, मिळालं तर वेल अँड गुड। ओके, म्हणजे पुढचा मायझम शोधायचा आहे त्याच्यामध्ये जो आहे त्याच्या, समजा आता सोरा आहे तर सायकोटिक बघायचा आणि सायकोटिक आहे तर सिपिलिटिक त्याच्यानुसार। ओके सर मगाशी थोड्या वेळापूर्वी ते पीसीओएस लेफ्ट साइड मध्ये तुम्ही बोलला ते पेट किंवा आवाज नव्हता येत ना, ते माईक चालू असल्यामुळे लेफ्ट साइड चिल्ड्रन्स, घरात जेवढे ज्युनियर्स आहेत त्यांच्याशी रिलेटेड, मदर, सिस्टर, होम, ज्युनियर होम अँड मदर सिस्टर पेट। येस सर, ओके। पेट डॉग, पेट कॅट्स जे असतात घरात, हा सर, कारण आपण त्यांना ऍज अ चाइल्ड, मदर पण येणार का सर? मदर पण लेफ्ट साइड मध्ये, येस ओके। सो थँक यू व्हेरी मच। सर एक क्वेश्चन होता सर, एक पेशंट आहे, मदर आफ्टर डिलिव्हरी त्याला कॉम्प्लिकेशन आले, म्हणजे फिवर आला, त्याच्यानंतर पायामध्ये जसं सेन्सेशन नाहीये आणि तो मुलगा सध्या म्हणजे बरंच आहे, तर त्याच्या लक्षणांमध्ये अॅक्यूट सेन्स ऑफ म्हणजे हिअरिंग अॅक्यूट आहे, तर हे रुब्रिक कसं घ्यायचं, म्हणजे हे तीच इम्पॉर्टंट ना, म्हणजे केस ती ऑटिझम कडे चालली आहे केस, आणि पायामध्ये पण सिपिलिटिक लक्षण आहे की त्याला पायामधून बिलकुलच सेन्सेशन नाहीये फिवर नंतर, तर त्याच्यात मला एक इम्पॉर्टंट रुब्रिक वाटला होता की अॅक्यूट म्हणजे हिअरिंग अॅक्यूट म्हणजे त्याला बारीक सारीक ऐकू येतं,
बोलता नाही येत पण बारीक सारीक ऐकू येतं. किती वर्षाचा आहे? 4 वर्षाचा. अच्छा. सेन्स ॲक्यूट तुम्ही मदर घेऊ शकता मदरची ना. जर हे प्रॉमिनंट असेल एक्झॅक्टली हा प्रॉमिनंट आहे का? तर मग तुम्ही घेऊ शकता सेन्सेस ॲक्यूट. अच्छा सेन्सेस सर्किट घ्यावं लागेल. ओके ठीक आहे. ओके. सो थँक यू व्हेरी मच अँड बाय बाय. सी यू टुमारो.